Hello everyone, this is Shobit Gupta and I am here to teach you all subject business studies for class 12th. The second chapter which I have already started, that is principles of management, and topic which I covered in this video is techniques of scientific management. So according to the scientific principles, उन्होंने scientific techniques दी थी. किसने दी थी? F.W. Taylor ने. Following techniques were developed by F.W. Taylor. The number 1, functional foremanship. It is an extension of principles of division of labor resulting in specialization. ये एक तरह का क्या है? एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन मीन्स द एक्शन ऑफ स्प्रेड. कौन से प्रिंसिपल का? डिवीजन ऑफ लेबर. और रिजल्ट क्या लाएगा? स्पेशलाइजेशन पे. According to the Taylor, a single worker or supervisor cannot be expected to be an expert in all the aspect. टेलर का ये कहना था कि अगर एक सिंगल वर्कर है या सुपरवाइज़र है तो आप उससे ये उम्मीद मत करो कि वो सारे एस्पेक्ट पे, सारे काम पे वो एक्सपर्ट रहे. Thus, he advocated the appointment of 8 foremen to guide the workers under planning and production department. इसीलिए उसने अपॉइंट किया था 8 लोगों को अंडर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो प्लानिंग के 4 और प्रोडक्शन के 4. जब टोटलिंग करते हैं तो टोटल कितने आते हैं? 8. अंडर द प्लानिंग इंचार्ज दे आर द 4 पर्सनल. प्लानिंग इंचार्ज की बात करें तो वहाँ पे 4 पर्सनल आते हैं. 4 पर्सनल मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सनस यूजुअली एम्प्लॉयड. द वेरी फर्स्ट इज रूट क्लर्क. रूट का मतलब होता है चैनल. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. इसका काम क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि स्पेसिफाई करेगा कि क्या रूट ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से चैनल से प्रोडक्शन होगा. सेकेंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर. इसका काम क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना. द थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. तीसरा आया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. He is responsible to prepare the time and cost sheet. इसका काम क्या है कि वो जो भी टाइम और कॉस्ट शीट होगा वो ये प्रिपेयर करेगा. फोर्थ, डिसिप्लिनेरियन. He is responsible to maintain discipline among the workers. इसका काम क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल किस पे रहेगा? डिसिप्लिन मेंटेन करेगा. किसके बीच? among the workers. तो ये कौन थे? ये चारों प्लानिंग इंचार्ज थे. अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज दे आर द 4 पर्सनल. प्रोडक्शन में भी इसी तरह के 4 लोग हैं. पहला है स्पीड बॉक्स. स्पीड बॉक्स का काम क्या होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. इसका काम क्या होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल करेगा कि जो भी जॉब दिया गया वो क्या टाइमली कंप्लीट हो पा रहा है, होगा. सेकेंड, गैंग बॉस. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क. इसका काम क्या है कि सारी मशीन्स और टूल्स को देखना है कि वो काम कर रही है या नहीं. थर्ड, रिपेयर बॉस. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप मशीन्स एंड टूल्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. इसका काम क्या है कि जो भी मशीन्स हैं या टूल्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन पे है या नहीं. और फोर्थ, इंस्पेक्टर. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क. इसका काम क्या होगा कि जो भी वर्क का क्वालिटी है वो मेंटेन है या नहीं. सो इन अ समरी वे पे बात की जाए तो फैक्ट्री मैनेजर ने 2 अपॉइंट किया, एक प्लानिंग ऑफिसर और एक हुआ प्रोडक्शन ऑफिसर. प्लानिंग ऑफिसर्स में 4 लोग हुए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. प्रोडक्शन ऑफिसर्स ने स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. इन चारों को किसको देखना है? इन 8 को किसको देखना है? वर्कर्स को. तो ये पहला था. नेक्स्ट हमारा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स, टाइम, मशीनरी एंड मेथड्स टू अचीव द एफिशिएंसी. स्टैंडर्डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या सेट करते हो? स्टैंडर्ड सेट करते हो हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, हर बिजनेस प्रोसेस के लिए. जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है, ये जो भी टाइम है या मशीन्स या मेथड है, और इन सब का क्या है मेन मोटिव? टू अचीव द एफिशिएंसी.
Standardization of product implies that the size, design, quality, shape, etc. of the product should meet the requirement and the taste of the consumer. Standardization of product का क्या मतलब हुआ? ये बताता है कि साइज, डिज़ाइन, क्वालिटी, शेप, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट की है वो रिक्वायर्ड कर रही है, किसको रिक्वायर्ड कर रही है? कंज्यूमर के टेस्ट को। अगर ये इतना चीज़ हो गया, दैट शोज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस आर फर्स्ट टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्या आपने मेंटेन किया है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है। सेकेंड, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेन एंड मशीनरीज। आपने क्या परफॉर्मेंस सेट किया है? एक स्टैंडर्ड मेन की रिक्वायरमेंट और मशीन्स की कितना क्या काम चलेगा। थर्ड, टू प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपने क्या किया है? कितना इंटरचेंजेबिलिटी का मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरचेंज, कितना मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की और प्रोडक्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी होगी। फोर्थ, टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन इन प्री डिटरमाइंड टाइम। आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करना प्रोडक्शन का कब? प्री डिटरमाइंड टाइम से पहले। जो भी प्री डिटरमाइंड टाइम दिया है उसके पहले आपने अगर वो चीज़ को अचीव कर लिया, दैट शोज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। Simplification means eliminating superfluous sizes, varieties and dimensions. Simplification का मतलब होता है आपने क्या eliminate किया है? Superfluous. Superfluous means exceeding what is sufficient or necessary. क्या आपके लिए sufficient है या क्या आपके लिए ज़रूरी है उसको बढ़ाना, साइज में या उसके varieties में या उसकी dimension में। It aims is to first eliminating unnecessary diversity of products and thereby reduce cost. Second, helps in achieving economy in the use of required machines and tools. पहला क्या एम है? आपने क्या एलिमिनेट किया है? एलिमिनेट किया unnecessary, जो necessary नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स में डाइवर्स ला सकें। और रिड्यूस क्या किया? कॉस्ट। सेकेंड, helps in achieving economy in the use of required machines and tools. जो भी economy में achieved हो रहा है uses of required machine and tools, ये सारा चीज़ simplification में show कर रहा है। Excuse me. Next जो हमारा आता है वो आता है third, work study technique. Scientific management requires deep analysis of all the activities performed in an organization with the aim of producing the maximum possible output with the minimum possible efforts. Scientific management क्या require करता है? एक deep analysis करता है कि सारी activities perform जो हो रही है organization में उसका main aim क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा possible output निकालो with minimum possible effort. In his effort to do so, F.W. Taylor conducted a numbers of experiments in various areas of production with method study, motion study, time study and fatigue study. तो F.W. Taylor ने कंडक्ट किया नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किस एरियाज को इफेक्ट बता रहा है? प्रोडक्शन एरियाज को, जैसे कि आपका मेथड स्टडी हो गया हो, मोशन स्टडी हो गया हो, टाइम स्टडी हो गया हो या फटीग स्टडी हो गया हो। तो वी विल डिस्कस ऑल द फोर स्टडी। नंबर वन, मेथड स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेथड स्टडी? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। इस टेक्निक के थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कंडक्ट किया है कि आपका फर्स्ट बेस्ट मेथड या फर्स्ट बेस्ट वे क्या है जो आपको परफॉर्म करना है क्या पर्टिकुलर टास्क को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टडी का? कि आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है और क्वालिटी के साथ साथ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देना है।
For this, techniques such as process charts and operation research are used. और इसके लिए जो टेक्निक्स यूज्ड होती है वो होती है प्रोसेस चार्ट्स और ऑपरेशन रिसर्च को. B. Motion study. What do you mean by the term motion study? Motion study refers to an in-depth study of movement of a worker while doing a task. Motion study एक तरह का in-depth study है जो कि बताता है मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को जब वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं. टेलर रिकॉग्नाइज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. टेलर ने 3 मूवमेंट को देखा, रिकॉग्नाइज किया. पहला प्रोडक्टिव, दूसरा अनप्रोडक्टिव, तीसरा इंसिडेंटल. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंसिडेंटल? अकरिंग merely by chance or without intention of calculation. The objective of motion study is to eliminate unproductive movements in doing a task to achieve efficiency and reduce the time required to do the task. इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है मोशन स्टडी का? कि आपको एलिमिनेट करना है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को जो भी टास्क के दौरान हो रहा है और जो क्या ला रहा है एफिशिएंसी को कम कर रहा है और साथ ही साथ रिड्यूस का टाइम को कम कर रहा है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. फॉर दिस टेलर यूज स्टॉप वॉचेस एंड वेरियस कलर्स एंड सिंबल्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. इसीलिए टेलर ने स्टॉप वॉचेस का यूज़ किया और साथ ही साथ कोई कलर्स एंड सिंबल्स का मिक्सचर यूज़ करके आइडेंटिफाई क्या किया उसने कि क्या उसके लिए प्रोडक्टिव है, क्या उसके लिए अनप्रोडक्टिव है, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट के लिए. सी. टाइम स्टडी. व्हाट इज टाइम स्टडी? इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? आपने कोई स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है वेल डिफाइंड जॉब करने के लिए. टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड टू कंडक्ट दिस स्टडी. टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी. तो इसने क्या मेजर किया? टाइम को मेजर किया, एज अ डिवाइस को यूज़ किया है जो आपको इस स्टडी को प्रोवाइड करेगा. दिस टाइप ऑफ स्टडी इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग अ फेयर डे वर्क फॉर द वर्कमैन एंड डिटरमाइनिंग इंसेंटिव स्कीम्स एंड द लेबर कॉस्ट. ये इस तरह की स्टडी है जो हेल्पफुल करती है डिसाइड करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए. ये साथ ही साथ हेल्प्स करती है डिटरमाइन करने के लिए, पहचानने के लिए कि आपने फेयर डे, हर एक दिन का ऑन एन एवरेज फेयर डे वर्क कितना हो रहा है, ताकि हम अपने वर्कमैन और लेबर को हम इंसेंटिव्स या स्कीम्स भी दे सकें. Fourth, fatigue study. Fatigue study seeks to find out the amount and the frequency of rest intervals to be given to the workers in completing a task. Fatigue study क्या सीक्स करता है, क्या फाइंड करता है कि कितना अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल्स दिया जा रहा है वर्कर्स को ताकि वो कंप्लीट कर सके अपने टास्क को. दिस वुड हेल्प द वर्कर्स टू रिगेन हिज स्टेमिना एंड वर्क विद द सेम एफिशिएंसी अगेन. इनका मेन हेल्प क्या मोटिव है कि ये चाहते हैं कि अपने वर्कर्स को एक टाइम के लिए इंटरवल्स हम दे दें ताकि वो रीगेन कर सके. रीगेन मीन्स टू गेन समथिंग अ न्यू. स्टैमिना मीन्स अ मॉरल और इमोशनल स्ट्रेंथ. उनको वो रीगेन कर सके ताकि वो सेम एफिशिएंसी लेवल दोबारा ला सकें. इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस वेरियस कॉजेज of fatigue such as long working hours, doing unsuitable work, bad working condition, etc. इसका ये एम है कि जो भी रिड्यूस करना, क्या रिड्यूस करना, जो भी उनके कॉजेज़ हैं, जैसे कि आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, आपको कुछ इंटरवल्स नहीं दिया गया रेस्ट करने के लिए, या आपका जो काम है वो अनसुटेबल है, नहीं क्या और भी क्या हो सकती है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो बहुत वर्किंग कंडीशन बहुत बकवास है, बहुत वर्स्ट है. तो दीज आर द थिंग्स ऑल्सो रिड्यूस द वेरियस कॉजेज ऑफ फैटिग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड आउट how long a person can perform the standard task
विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टडी करने का कि आप कितने समय तक एक पर्सन परफॉर्म कर सकता अपने स्टैंडर्ड टास्क को बिना कोई एडवर्स इफेक्ट हेल्थ को या प्रोडक्टिविटी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए, मतलब बिना उसको एडवर्सी इफेक्ट ना क्रिएट करते हुए, किसके? वर्कर्स की हेल्थ को और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट जो आता है, फोर्थ आता है, वो आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? टेलर स्ट्रांगली एडवोकेटेड पीस वेज सिस्टम। टेलर ने क्या कहा कि उसको ये जो पीस वेज सिस्टम है वो तैयार है, ही इज़ रेडी टू एप्लीकेबल। He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers। और वो चाहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स पे दो कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। अंडर दिस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी वेज का पेमेंट होगा वो किसके बेसिस पे होगा? जैसे आपने वर्क डन किया उसी के अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, हायर रेट्स वर गिवन टू द वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और मोर, एंड लोअर रेट्स वर गिवन टू दोज हु आर प्रोड्यूसिंग लेस। इसके FW टेलर के अकॉर्डिंग क्या कहा कि हायर रेट उसको दी जाएगी जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा बना रहा है, और लोअर रेट उसको दी जाएगी जो कम से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से कम बना रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? 100 यूनिट्स बनेगा एक दिन में। वेज रेट 1 एंड वेज रेट 2, दो तरह की वेज रेट है। वेज रेट 1 कहता है कि 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम उसको वेजेस देंगे अगर उसने 100 यूनिट्स या 100 यूनिट से ज़्यादा बनाया है। वेज रेट 2 कहता है 7 रुपये हम पर यूनिट देंगे अगर उसने बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट क्रिएट किया है। अब वर्कर 1 की बारी आती जिसने 99 आउटपुट्स बनाया है, 100 नहीं बनाया, 99 बनाया है, तब उसको जो वेज रेट होगा वो 99 × 7 होगा। वर्कर 2 का कहना है कि मैंने 101 यूनिट्स बनाया है, तो वेजेस 101 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़ के हिसाब से हम दे देंगे। तो 10 अ डिफरेंस ऑफ ₹317 रुपये विच इज़ वर्कर्स 2 का वेज माइनस वर्कर 1 का वेज, 1010 माइनस 693 को लेस ऑफ किया, जो डिफरेंस निकल के आया फॉर डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स इज इनफ टू मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू वर्क फॉर मोर आउटपुट। और यही एग्जाम्पल्स को हम लेके चलते अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वहाँ पे ये फ़र्क समझ में आ जाएगा कि वर्कर्स ने कितना क्या काम किया। दैट शोज देयर कि मैंने अपने स्टैंडर्ड आउटपुट आपको मेंटेन करना है। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम मेंटेन कर रहे हो यू विल गेट 7 रुपीज़ पर यूनिट, इट इज़ एन एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा मेंटेन कर रखा है तब आपको 10 रुपीज़ के हिसाब से फिर मिलेगा। 5th, मेंटल रिवोल्यूशन। It involves change in the attitudes of the workers and management. Both should realize the importance of the others and should cooperate with each other. ये क्या है मेंटल रिवोल्यूशन? ये इन्वॉल्व होता है क्या, जो भी एटीट्यूड है वर्कर्स के बीच और मैनेजमेंट के बीच, और दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस और एक दूसरे का कोऑपरेशन। Both should aim to increase the size of surplus। और दोनों का मेन एम जो होगा वो क्या होगा कि हमें अपने साइज ऑफ सरप्लस को इंक्रीज करना है। मैनेजर्स शुड शेयर देयर गेन्स विद वर्कर्स while workers should contribute to increase profit। मैनेजर्स का काम क्या करना होगा? शेयर करना होगा। मैनेजर्स को क्या शेयर करना होगा? जो भी गेन हुआ है अपने वर्कर्स को, और वर्कर्स को क्या कंट्रीब्यूट करना होगा? टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। दिस एटीट्यूड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द बोथ द कंपनी एज वेल एज द वर्कर। और ये एटीट्यूड किसको लाता है? प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। किसके किसके बीच सक्सेसफुलनेस दिखा रहा है? एक कंपनी के बीच और वर्कर्स के बीच। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, दैट इज द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा।
जैसे ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की स्टोरी थी, वैसे एक और प्रिंसिपल है दिया था हेनरी फेयोल ने. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एंड द principles of Henry Fayol. Thank you.